ठीक है, सब दिख रहा है, क्लियर, ओके है, हाँ ठीक है। चलिए, तो हमने कहा कि आज हम जो क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेनली देखा जाए तो हम अलग अलग केसेस में काफ़ी ज़्यादा डेरिवेशंस करेंगे। और ये डेरिवेशंस अगर देखा जाए तो डेरिवेशंस, देखिए सीधी सी बात ये है कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डेरिवेशंस के अंदर से जो कुछ कंसेप्ट्स होते हैं उस पर बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप मेनली ध्यान ये रखिए कि आखिर डेरिवेशन करते कैसे हैं, कैसे क्या होता है, कैसे क्या, ठीक है, और डेरिवेशन का कंसेप्ट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करना हो तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बट उसके जो रिजल्ट है वो याद रखिएगा। ठीक है, वो रिजल्ट ही मेन हमारे पास क्या है, यूज़ करेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग ले रहा हूँ वहाँ से, आराम से आप देखिएगा। देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे एक बात बोली कि भाई एक काम करते हैं, आपसे मैं ये बोलता हूँ कि मेनली फोकस आज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो मैंने कहा कि एक पॉइंट चार्ज के थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कुछ बच्चों के माइंड में आया कि भाई पॉइंट चार्ज क्या होता है। पुराने लेक्चर से मैं बताया हुआ था, सपोज करो कि एक चार्ज्ड बॉडी है। चार्ज्ड बॉडी किसी भी शेप की हो सकती है, ये स्फेरिकल है, ये रॉड है, ये क्यूबिकल टाइप की कोई चीज़ है ना, तो इस प्रकार की है, कोई भी शेप हो सकता है। यहाँ पर अपने को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल डिस्टेंस। यदि एक्सपेरिमेंटल डिस्टेंस जो चार्ज्ड बॉडी है उसकी डायमेंशन की रेस्पेक्ट में, जो डायमेंशन यहाँ पर इसका रेडियस कहलाएगा, यहाँ पर डायमेंशन इसका क्या कहलाएगा, लेंथ कहलाएगा। जो लेंथ है इसका डायमेंशन कहलाएगा। डिस्टेंस कहीं से भी ले सकते हैं, सेंटर से लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, है ना, ये डिस्टेंस कहीं से भी ले सकते हैं। क्लियर है। और वही मेन बात यहाँ पर भी है कि आपके पास क्या है, ये चार्ज्ड बॉडी है और यहाँ पर निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, कुछ भी और भी निकाल सकते हैं। ये सपोज करो ए है और यह बी है और यह सी है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी जो इसके डायमेंशंस कहलाएंगे, अगर वो इसकी डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में से हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपेरिमेंटल डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अगर एक्सपेरिमेंटल डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में या ए बी सी जो इसके डायमेंशंस है, ठीक है, एल बी एच बोल सकते हैं, वो बहुत ही कम हो, बहुत ही कम, जैसे सपोज करिए 10 सेंटीमीटर है तो ये 10 मीटर है, तो हम इस चार्ज बॉडी को ही क्या बोलते हैं बेटा, पॉइंट चार्ज बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसकी रेडियस जो है एक्सपेरिमेंटल डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम है, तो इस चार्ज बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज। यहाँ पर जो है इसकी जो लेंथ है चार्ज बॉडी की, वो इसकी रेस्पेक्ट में एक्सपेरिमेंटल डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम है, तो इस चार्ज बॉडी को अगेन हम क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज बोलेंगे। क्लियर है क्या। तो यहाँ पर वही पड़ी हुई है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिए, बड़े सिंपल सी बात है, सपोज करो कि आपके पास यहाँ पर एक क्या है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है जिसका डायमेंशन एक्सपेरिमेंटल डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में क्या है, नेग्लेजिबल। हमसे बोला गया कि भैया आप इस जगह पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो जिसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, आर है। जब भी हमें कहीं पर भी कुछ चार्ज को सपोज करना पड़ेगा तो हम वहाँ पर हमेशा जो चार्ज है वो सपोज करते हैं, क्या चीज़, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या सपोज करते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, बताया हुआ था। तो यहाँ पर हमने सपोज किया कि यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, दैट इज योर प्लस क्यू नॉट। तो स्वाभाविक सी बात है, ये से क्या करेगा, रिपल करेगा, तो एक पर्टिकुलर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। अगर मैं कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग इस फोर्स की बात करूँ तो आपका जवाब होगा के Q1, इसे कैपिटल Q दे सकता हूँ क्या, यस, कैपिटल Q दे दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, Q1 कुलाम्स लॉ की बात हो रही है, Q2 बाई क्या हो जाएगा, R², ये हो गया। ठीक, अगर मैं ये कहूँ कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डेफिनेशन क्या बोलती है, इसे सोर्स चार्ज बोलते हैं, इसके थ्रू इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है तो E इक्वल टू होता है F क्या होता है, जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, कौन, ये जो सोर्स चार्ज है वो लगा रही है, तो वो अपॉन क्या होता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की क्या चीज़, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर जो F है वो कितना हो जाएगा, E इंटू क्यू नॉट। तो F की वैल्यू कितनी है अपने पास, वहाँ पर देखिए K क्यू नॉट बाई क्या हो जाएगा, R², और ये हो जाएगा E क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल। तो यहाँ पर लिख दो बेटा, तो E इक्वल टू आ गया K Q बाई R²। नोटिस करें यहाँ पर जो डायरेक्शन इसका होगा वह इसका होगा, यानी ये देखा जाए, ये जो डायरेक्शन इसका वह डायरेक्शन इसका, तो इसके थ्रू यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे ही होगा। तो प्लस के थ्रू क्या है, अवे फ्रॉम द चार्ज,
क्लियर। सेम कंसेप्ट वही है कि अगर सपोज करो जो सोर्स चार्ज है, सपोज करो क्या होता आपका माइनस होता, फिर इस पी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालने को होती तो आप क्या करते बताइए। अच्छा, तो इसके थ्रू यहाँ पर क्या रखा जाता है, किसी भी जगह पर चार्ज अगर सपोज करना है तो वहाँ पे हमेशा हम क्या सपोज करते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पर हमने क्या सपोज कर लिया, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब बताइए जो ये सोर्स चार्ज है इसकी डिस्टेंस कितनी यहाँ से r, वही सेम कंसेप्ट, ये यहाँ पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर जो ये F होगा वो कितना होगा अकॉर्डिंग टू कुलम्ब्स लॉ, अगर देखा जाए कि Q1 सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं अपन, Q1 Q2, ये Q1 है ये Q2, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी, अपॉन क्या हो जाएगा r²। क्लियर है क्या। सेम बात वही है कि E इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलेंगे F/Q0। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, EQ0। तो चाहें तो आप इस F की वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ से उठा के, तो ये हो जाएगा KQ0 बाई क्या हो जाएगा r² और ये हो जाएगा EQ0। Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जो E है वो आ गया KQ बाई क्या होगा बेटा r²। ठीक है, क्लियर है क्या। यहाँ पर फिर वही बात है कि जो डायरेक्शन इसका और डायरेक्शन इसका होगा, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही डायरेक्शन वाइज होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर प्लस चार्ज है तो प्लस के थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, और माइनस क्यू के थ्रू निगेटिव चार्ज के थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर टुवर्ड्स द चार्ज होती है। क्लियर है। और उसका फॉर्मूला है E इक्वल टू KQ/r², चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, और मैग्नीट्यूड की बात करें KQ/r² बोला जाएगा। क्यू कौन सा, जो सोर्स चार्ज वाला है। बोलो क्लियर है। यस। अब हम बाकी बात करते हैं। ये देखिए, तो हमें एक बात समझ में आ गई कि अगर कभी कोई बोलता है कि भैया पॉइंट चार्ज के थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो वहाँ पर ही हमको बात क्लियर हो कि भैया E इक्वल टू KQ/r² होता है। ठीक है, आइए कहानी देखिएगा। तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जैसे मैंने प्लस क्यू लिया तो यहाँ पर ये आया डिस्टेंस r, प्लस के थ्रू अवे फ्रॉम द चार्ज कितना आ गया KQ/r²। अगर यही आपका माइनस क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज, और निकालना है P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके थ्रू क्या होगा, टुवर्ड्स द चार्ज होगा, और E की वैल्यू वही होगी पुरानी वाली KQ/r²। ठीक। अब यहाँ पर किस K की वैल्यू क्या होती है, कुलम्ब्स लॉ बताया गया था, फिर दोबारा बता रहे हैं। सपोज करो कि आपका जो ये सोर्स चार्ज है और P पॉइंट के बीच में वैक्यूम हो, दो केसेस आएंगी, आपका वैक्यूम हो, और दूसरा केस ये होता है कि प्लस क्यू चार्ज, प्लस या माइनस आप कुछ भी ले सकते हैं, पॉइंट P। क्लियर है क्या। अगर हम बात करें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहाँ पर ये R है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका एक डाई इलेक्ट्रिक डला हुआ हो, डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। अगर डाइलेक्ट्रिक डला हुआ, डाइलेक्ट्रिक बताया था एक प्रकार से आप ये सपोज करा करिए कि इंसुलेटर होता है, ठीक है। तो एक केस है वैक्यूम हो और डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, क्लियर। तो अगर वैक्यूम है, देखिए, और SI यूनिट की बात हो रही है, किसकी, SI यूनिट, मतलब Q जो है आपका कुलाम में चल रहा है, डिस्टेंस R जो है मीटर में चल रहा है, फोर्स जो है न्यूटन में चल रहा है, तो हम कहेंगे SI यूनिट में चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर एक और केस यहीं लिख लेंगे, और एक केस ये हुआ कि भैया अगर CGS में चल रही है बात, CGS मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है वो आप डाइन में ले लीजिए, और जो Q की वैल्यू है वो स्टेट कुलाम में ले लीजिए, और R जो है सेंटीमीटर में ले लीजिए। तो यदि SI यूनिट है और वैक्यूम चल रहा है, तो जो K की वैल्यू बताई गई थी, कहाँ गई, ये वाली, इस K की वैल्यू कितनी थी, 9 × 10⁹ थी, आपको याद होगा 9 × 10⁹, और ये था आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम्ब स्क्वायर। इसी को मैंने कहा था कि आपको लिखना पड़ेगा 1/4πε0, क्या लिखना पड़ेगा, इसी को ये लिखा जाता है। सेम चीज़ वही, अगर वैक्यूम है और यूनिट CGS चल रही है तो इसी K की वैल्यू होती है 1। तो आप इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ कॉपी कर दिए, कुलम्ब्स लॉ बताया ही गया था, है ना। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में जहाँ क्या जाएगा, K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0, और ये Q/r², ठीक है। और E की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कुलाम, न्यूटन पर कुलाम, डाइन
पर स्टेट कूलम, कुछ भी बोल सकते हैं, डिपेंड करता है किस में बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर k इक्वल टू 1, तो अगर CGS है और SI यूनिट तो k की वैल्यू 1 को उठा के इसमें डाल दीजिए, तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q बाई क्या हो जाएगा R²। सेम चीज़ यहाँ अगर आपका डाइलेक्ट्रिक हो और यूनिट चल रही हो SI, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये CGS चल रही हो, अगर SI यूनिट है और डाइलेक्ट्रिक है तो इसी k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1 बाई एप्सिलॉन r। इस एप्सिलॉन r को भी सिंपल वाइज k भी लिखते हैं, बट ये k और ये k सेम दिखने लगते हैं। फिलहाल अभी हम लोग एप्सिलॉन r यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं क्या चीज़, इस चीज़ को आप ये लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए बोल तो रहा ना, इसी को ये लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद ये आ गया एप्सिलॉन r, तो यानी यहाँ पर जो e है, अब k की वैल्यू को यहाँ पर कहाँ गया, रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पर कहीं भी रिप्लेस कर दीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 बाई ये आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, और ये आ जाएगा Q बाई R²। आपको बताया गया है जो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r जो होता है, इसको हम लोग सिंपल भाषा में एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। याद है ना, जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन r को रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और इसी को आप बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम या सिंपल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और जो ये एप्सिलॉन होता है, ये जो आपका एप्सिलॉन होता है, इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं, ठीक है। इसको अब बताइए, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, चाहे तो इसको आप रिप्लेस कर दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा Q बाई R² हो जाएगा। अगर CGS और डाइलेक्ट्रिक चला रहे हैं तो k की वैल्यू क्या हुई, यहाँ पर क्या आई थी 1, तो 1 का तो 1 ही रहेगा, है ना, इंटू क्या हो जाएगा, जैसे देखिए ना, ये जो चीज़ थी ये हमने कहा गया, ये लिख दिया था, इंटू ये कर दिया था, कब, जब SI और वैक्यूम चल रही थी। तो जब वही CGS और वैक्यूम है तो यहाँ 1 है, तो 1 तो आएगा ही आएगा, साथ में क्या आ जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन r भी आ जाएगा। तो इस केस में जो E की वैल्यू है, जहाँ k है वहाँ पर 1 बाई क्या लिखना पड़ेगा, एप्सिलॉन r, यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पर 1 बाई क्या हो गया एप्सिलॉन r, और ये क्या हो जाएगा Q बाई क्या हो जाएगा R²। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई, ठीक। तो यह इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपका ये क्लियर हो गया। अब इसी के बेसिस पे हम जो बाकी डेरिवेशन है वो करने वाले हैं, ठीक। चलिए ओके, कॉपी करिए, ठीक। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। आइए अब देखिए आपके पास क्या आया वो देखिए। अगर हम बात करें, यही यहाँ से हम मेन यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। अब मेन यही है, आज की क्लास का मकसद ही जो है यहाँ से चालू हो रहा था। इंटेंसिटी ऑफ, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम बात कर रहे हैं ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है तो क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लीनियरली का मतलब यह है कि देखा जाए तो यदि आप हम बात करें, ये हेडिंग है, जो एक सपोज करो एक लाइन टाइप की कोई चीज़ है, उसके ऊपर आपने इस प्रकार से चार्ज क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है। तो इसके थ्रू किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हमें कैसे निकालना आना चाहिए, ठीक। तो मैं अब आज की कहानी अब वहीं से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए अभी देखिए, पहले केस में हम ये सपोज करके चलते कि चार्ज जो है यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। क्या बोला मैंने, जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहने मतलब ये है कि सब जगह चार्ज का जो अमाउंट है, चार्ज की जो मात्रा है, वो बराबर बराबर क्या करी गई है, गिराई गई है। कहीं पे कम या कहीं पे ज़्यादा नहीं गिराई गई है। बोलो क्लियर है क्या। तो हम पहले बात करेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, ठीक। तो इसको कैसे सोचते हैं, कैसे स्टेप्स लेते हैं, उसके बाद पहले लीनियर की बात करेंगे, फिर सरफेस की बात करेंगे, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, फिर वॉल्यूम की बात करेंगे, है ना। अब आराम से, आप आराम से एक अच्छे बच्चे की तरह सुनिए। सपोज करो कि यहाँ पर जो चार्ज है वो Q है। जो Q है, अभी हम यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। जो Q है वो टोटल देखा जाए तो अमाउंट ऑफ चार्ज है, मतलब जो Q है
चार्ज की कुल कितनी मात्रा जो है इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट की गई है उसकी बात हो रही है। और सपोज करो कि लेंथ कितना दिया है L, जो है L जो है टोटल लेंथ है जहां पर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो टोटल लेंथ, बोलो क्लियर है। सबसे पहले इसमें क्या निकालना आना चाहिए वो देखिए। सबसे पहले आपको हमेशा निकालना आना चाहिए लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोला मैंने? आपको निकालना आना चाहिए बेटे लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना आना चाहिए। इसको हम डिनोट फिलहाल करने वाले हैं लैम्डा से। ये होता क्या चीज़ है, ये एक्चुअल में देखा जाए तो इसको हम बोलते क्या, सुनिए आराम से मैं समझा रहा हूँ आपको, आराम समझिए पहले आप। टोटल चार्ज अपॉन ये होता है टोटल लेंथ, टोटल चार्ज अपॉन क्या होता है, टोटल लेंथ होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। समझने की कोशिश करिए। जैसे सपोज करो कि L लेंथ पे, भाई L लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है Q, तो 1 लेंथ पे कितना होगा, तो आपका जवाब आएगा Q/L। तो इसी को बोलते हैं 1 लेंथ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, या चार्ज पर यूनिट लेंथ बोलते हैं। तो ये हो जाए, इसी को बोलते हैं हम लोग लैम्डा। क्लियर है? तो ये लैम्डा कोई बोले, ठीक है, Q/L हो गया। लैम्डा का मतलब सिंपल सी बात है कि 1 लेंथ पे कितना चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट है, लीनियर चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट लेंथ बोला जाएगा इसको, चार्ज पर यूनिट। बोलो बेटा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे। बोलो क्लियर है? तो आपको जब डिस्ट्रीब्यूट वगैरह हो चार्ज रहते हैं, अगर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है, सबसे पहले आपको लैम्डा निकालना आना चाहिए कि भैया Q/ क्या होता है, L होता है। पहली कहानी समझ में आ गई? ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लिए, फिर बात करते हैं आगे। ठीक है, आई हो गया। चलो, तो अब मैं यही से आपको समझाता हूं पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, आइए देखिए। यहां पर कहानी कुछ ऐसी बनी कि हमसे बोला गया कि भैया मैंने आपको इस प्रकार से दे के रखा है, आराम से आप देखिए। ये उन्होंने बोला कि मैं आपको से कह रहा हूं कि इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिए। ये इस एंड से इसकी जो डिस्टेंस है वो R दी हुई है, क्वेश्चन में ये है R डिस्टेंस दी है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो L है, इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है Q है। ठीक, तो अब समस्या ये है कि आप बोलेंगे सर, मैं पूछ रहा हूं कि फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो आप बोलेंगे सर सिंपल सा फॉर्मूला लगा दीजिए कि E = सर अभी आपने बताया कि K Q/R² होती है, लगा दीजिए। नहीं लगा सकते आप, ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते डायरेक्ट इस जगह पर। ये न लगाने का रीज़न ये है कि जो यहाँ पर Q होता है वो पॉइंट चार्ज होता है, और पॉइंट चार्ज का मतलब क्या था कि भाई अगर कोई किसी बॉडी पे चार्ज है और यहाँ पर निकालना है, तो इसकी जो लेंथ है एक्सपेरिमेंटल डिस्टेंस के रेस्पेक्ट, सपोज करो ये 5 मीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर 5 मीटर के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम है। तो इस केस में अगर Q होता अपने पास, तो यस Q/R² लगाते आंसर आ जाता। बट यहां पर ऐसा नहीं है। ये जो लेंथ है, सपोज करो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये 1 मीटर है और ये R जो है सपोज करो 2 मीटर है, तो 1 मीटर इज नॉट नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू 2 मीटर। आप 1 मीटर को नेग्लिजिबल नहीं कर सकते विथ रिस्पेक्ट 2 मीटर। तो यहां पर ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है। तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते यहां पर। क्लियर? यहां डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते भाई साहब, ठीक है। और ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जिसको क्या होगा, पॉइंट चार्ज। तो पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि भाई हमें पॉइंट चार्ज कैसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए समझिए पहले। तो सबसे पहला स्टेप ऐसे क्वेश्चन में कैसे करा जाता है वो देखिएगा। ठीक है, आप आराम सीखिए, हम सिखा रहे थे करके। देखिए, सबसे पहला स्टेप तो होता है आपको लैम्डा, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है आपका, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, खत्म बात, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आपको लेना पड़ता है एक लाइन एलिमेंट। क्या बोला, लाइन एलिमेंट। लाइन एलिमेंट का मतलब ये हो गया एक बहुत छोटी सी लेंथ लेना पड़ता है, कहाँ, जहां पर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। चार्ज यहां से लेकर यहां तक डिस्ट्रीब्यूट है, तो कहीं पर, जैसे कि आप ये समझिए, जैसे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम क्या करते हैं कि इस पूरे को समझिएगा, इस जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इसको छोटे छोटे लेंथ पे करते हैं, हम इसको स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, जैसे सभी का लेंथ, सपोज करो कि सभी का लेंथ क्या है, dx, ये है dx और ये है dx, सभी का लेंथ अपन सपोज कर लिया है कि dx अपना dx चल रहा है। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताइए, लैम्डा क्या होता है? लैम्डा जो होता है 1 लेंथ पे चार्ज, और dx बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इसकी रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है। ठीक है, तो आप ये बताइए, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें ये जो dx है, अगर हम dx पे चार्ज निकालें, क्योंकि dx बहुत ही छोटा है इस लेंथ की रेस्पेक्ट में, तो जो dx पे जो चार्ज आएगा दैट इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज बोलेंगे।
यस तो इसका मतलब ये है कि पहले आप लैम्डा निकालिए, सेकेंड स्टेप होता है कि इसको आप लाइन एलिमेंट में कंप्लीट कर लीजिए, स्प्लिट कर लीजिए। लाइन एलिमेंट मतलब होता है बहुत छोटे छोटे लेंथ की बात होती है। बोलो क्लियर है? तो हमने क्या कर दिया, बहुत छोटे छोटे यहां पर लेंथ ले लिया। क्लियर? अब जब मैं बहुत छोटे छोटे लेंथ ले रहा हूं तो एक बच्चे को लग रहा होगा सर आप कौन से वाले की बात कर रहे हो, इसकी 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 इसकी। तो भाई साहब इसमें से आप कोई भी ले लो, बस एक बताऊं आपको, पहला और आखिरी मत लीजिएगा। पहला आखिरी क्यों नहीं लेते हैं बताऊंगा अभी आगे। अच्छा लिमिट डिसाइड करते हैं उससे। तो पहले और आखिरी वाले को छोड़ दीजिए, कोई भी एक ले लीजिए। सपोज करो किसी बच्चे ने बोला सर मैं इस वाले को लूंगा, ले लो भैया, इसकी लेंथ बहुत कम है इसकी रेस्पेक्ट में। यस तो इस पे जो चार्ज आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज बोलेंगे। ठीक, अब 1 लेंथ पे चार्ज लैम्डा है तो 2 लेंथ पे कितना होगा, 2 लैम्डा, 3 लेंथ पे 3 लैम्डा। तो dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा, dx लेंथ पे जो चार्ज होगा भाई 1 लेंथ पे लैम्डा, 2 लेंथ पे 2 लैम्डा, तो dx लेंथ पे क्या हो जाएगा, dx लैम्डा। तो जो इस पर चार्ज आएगा उसको हम dq बोल देंगे, d इसलिए लगा रहे हैं कि चार्ज बहुत छोटी सी लेंथ पे है। तो dq इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, dx, लैम्डा इंटू dx। तो हमारे इस वाले पर क्या आ गया, चार्ज आ गया, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, dq आ गया। फिर कह रहा हूं इसकी लेंथ एक्सपेरिमेंटल डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम है, जो इस पर चार्ज होगा इसलिए उसको क्या बोला जाएगा, पॉइंट चार्ज बोला जाएगा। ठीक, एक बार हमें क्या करना था, अब देखिए थोड़ा सा मैं साफ सुथरा लिख दूं। यहां पर देखिए P पॉइंट था, आपने जो ये जो आपने dx लिया है वो यहाँ पे लिया है, कुछ भी ले सकते हैं, dx dy dz कुछ भी लीजिए, dr dr कुछ भी ले लीजिए। तो ये जो है आप देखो, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ पर ये क्या है, x है। भाई जब आपने पॉइंट चार्ज ले लिया है, पॉइंट चार्ज मतलब छोटी सी लेंथ ले ली, उस पर चार्ज निकाल लिया तो पॉइंट चार्ज हुआ ना। तो अब उसके थ्रू वहां पर क्या निकालना पड़ेगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डिस्टेंस चाहिए ना, तो अपन डिस्टेंस, जैसे अगर आप इसको क्या बोलते हैं dx, तो इसको x बोला करिए, इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक x और नेक्स्ट वाला dx हो गया। इस पर चार्ज कितना हो गया, प्लस ऑफ dq, और dq लैम्डा इंटू dx हो गया। ठीक, तो अब आपको क्या मिल गया, अब आपको एक मिल गया पॉइंट चार्ज, जिसको हम लोग बोल रहे हैं dq, और ये एक मिल गया पॉइंट। तो भैया ये बताइए, जब पॉइंट चार्ज मिल जाए और पॉइंट मालूम हो, डिस्टेंस मालूम हो, और अगर ये पॉइंट चार्ज है तो सीधी सी बात है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म डायरेक्ट लगा दो, E इक्वल टू k3/r²। तो क्या आपको पॉइंट चार्ज नहीं मिल गया, मिल गया। क्या आपको डिस्टेंस नहीं मिल गया, मिल गया। यस तो क्या आप इसके थ्रू यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं भाई साहब। बोलो क्लियर है कि नहीं है, पले पड़ गया। यस चलो, तो यहाँ पर हम बात करें तो अब ये बहुत छोटा सा है, तो इसके थ्रू इस पी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड DE बोल रहे हैं। डी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि छोटे से एलिमेंट के थ्रू निकाला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। जब पूरे के थ्रू निकालेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्यों कर देंगे हम बता रहा हूँ, रुकिए। तो यहाँ बताइए, अच्छा DE क्या हो जाएगा, तो DE इक्वल टू, DE क्या है, DE क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज DQ एट द पॉइंट P। तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू k3/r, तो DE इक्वल टू k, और यहाँ पर आ जाएगा Q के नाम पर DQ, और r² के नाम पर ये x आ जाएगा, x²। बोले क्लियर हुआ, आ गया। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट कहानी आती है। अब ये पता करिए, अब इसको इंटीग्रेट करना है। तो कोई बच्चा बोलेगा सर इंटीग्रेशन के बारे में क्यों सोच रहे हो, उसके पहले किसी और चीज के बारे में सोचो, पहले वो सुनो। पहले ये देखा करो कि लेफ्ट और राइट में कितने वेरिएबल्स हैं। इंटीग्रेशन के बारे में बाद में सोचना, पहले सोचो लेफ्ट और राइट में कितने वेरिएबल्स हैं। जिस चीज के साथ d लगा होता है वो वेरिएबल होता है। क्यों होता है बताइए, क्यों? अरे भाई जैसे हमने छोटी सी लेंथ कट की, तो किसी जिससे आप मिर्ची कट करते हैं, तो मिर्ची को 3 टुकड़े कर दिए, 1 2 3। तो किसी बच्चे ने बोला सर ये छोटी सी पीस है, किसी और बच्चे ने उसको ऐसे और बारीक कट कर दिया, तो बोला सर ये छोटी सी पीस है। तो सभी के लिए जो dx होता है वो अलग अलग होता है, dx अलग अलग होता है। किसी के लिए छोटा कहलाएगा, किसी के लिए छोटा कहलाएगा, किसी के लिए छोटा कहलाएगा, सबके लिए dx अलग अलग होगा। तो हम ये ऐसा इनडायरेक्टली बोलते हैं कि जिस चीज़ के साथ d लगा होता है वो तो वेरिएबल होता ही होता है। तो पहले करिए कि लेफ्ट और राइट में एक एक वेरिएबल लेकर आइए। तो देखिए लेफ्ट में अगर देखें d के साथ e है, मतलब ये है कि एक वेरिएबल हो गया। राइट में चेक करिए d के साथ q है, मतलब एक वेरिएबल ये रहा। क्या x वेरिएबल है? तो ये चेक करने के लिए जो एलिमेंट आप छोटी सी लेते हैं उसकी पोजीशन को हल्का सा लेफ्ट राइट कर दिया कर, लेफ्ट राइट अप डाउन जो भी करना कर दीजिए, और करके चेक करिए क्या चीज वेरी कर रही है। चेक करिए, तो अगर आप इसको उठाकर थोड़ा सा आगे पीछे कर दें, अगर पीछे करते हैं सीधी सी बात है x क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
इसको इधर कर देंगे तो x अगेन चेंज हो जाएगा। इट मीन्स कि x क्या है, अगेन वेरिएबल है। तो राइट हैंड साइड में एक नहीं दो वेरिएबल्स हैं, तो आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब एक काम करिए, आप ये बताइए, अच्छा क्या आपको, तो मैं सोच रहा हूं कि सभी वेरिएबल्स मेरे x वाले हों। क्यों हो बता रहा हूं, dq की वैल्यू को क्या आप लैम्डा इंटू डी रख सकते हैं? यस, बिल्कुल रख सकते हैं। तो लैम्डा इंटू क्या हो गया, dx होल अपॉन एक्स स्क्वायर। अब कितने वेरिएबल्स, लैम्डा यहां पर कांस्टेंट है, क्योंकि आपने पहले बोल दिया था मैंने कि हम किसकी बात कर रहे हैं, फिलहाल अभी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है हमारी, ठीक है। तो लैम्डा हमारे पास क्या है, वेरिएबल, सॉरी कांस्टेंट है। डी के साथ x लगा है, इट मींस x वेरिएबल, और यहां पर x है, ये अलग अलग x नहीं है ना, ये नहीं बोलो सर एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल ये है और एक बार। अब बताइए कितने वेरिएबल्स, एक ही मिला x, और जिस चीज जो वेरिएबल आपको मिल जाए उसका d होना बहुत जरूरी है कि x, अगर सपोज करो यहां d नहीं आ पाता तो ये किसी काम का नहीं है। अगर आपको क्या मिल गया है, बोलिए, अगर आपका x वेरिएबल मिल गया है तो उसका d होना जरूरी है, जो कि dx लिखा है, और वो भी कहां होना चाहिए, वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, जो कि न्यूमरेटर में है। तो अभी आपको लेफ्ट और राइट में क्या मिल गया, एक एक वेरिएबल्स मिल गए। तो यस, हम अब यहां पर इंटीग्रेशन के बारे में सोचेंगे, लेकिन उसके पहले आप ये देखिए कि जिस क्वांटिटी, पहले क्या बोला मैंने कि लेफ्ट और राइट में एक एक वेरिएबल ले लीजिए। तो आपने कहा सर लेफ्ट में भी एक मिल गया, राइट में भी एक मिल गया, तो सर आप इंटीग्रेट कर दें। तो भाई वो तो बात की बात है। इंटीग्रेशन के बारे में सोचने के पहले ये सोचना पड़ेगा जिस क्वांटिटी को आप निकालने जा रहे हैं, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक। तो आप पहले ये चेक कर लीजिए कि जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो है क्या चीज, वो वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। सपोज करो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे पोटेंशियल वगैरह में। अगर एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है तो आपको लेफ्ट और राइट में एक एक वेरिएबल मिल जाए, चुपचाप से इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। ऑटोमेटिक पूरे रॉड के थ्रू क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या जो भी चीजें निकालेंगे वो चीज आ जाएगी, ठीक। लेकिन यदि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा वो देखिएगा। अगर आप देखें, आपने क्या कहा था मैंने कि इसको बहुत से dx में ले लीजिए। सब पे चार्ज कितना होगा dq, जैसे कि एक dq यहाँ पे हो जाएगा छोटा सा, एक dq छोटा सा यहाँ पे हो जाएगा, है ना, एक dq छोटा सा यहाँ पे हो जाएगा, एक dq छोटा सा यहाँ पे हो जाएगा। तो अब पता करिए कि इस p पॉइंट पर इस dq के थ्रू p पॉइंट पर प्लस है, यस। तो इस dq के थ्रू इस p पॉइंट पर इंटेंसिटी कैसी होगी, ऐसी होगी, प्लस है तो अभी फ्रॉम द चार्ज। जो पीछे वाला dq है उसके थ्रू इस p पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी ऐसे ही होगी, प्लस है तो अवे फ्रॉम द चार्ज। ये है, इसके थ्रू भी ऐसे ही होगी। आप नोटिस करें एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। अभी आगे बोलूंगा कि एक डायरेक्शन बोले या उसकी जगह ये बोलना बेस्ट होगा कि एक ही लाइन पे आए, मतलब कुछ अगर उधर आ रहे हो और कुछ इधर आ रहे हो तभी सही होगा। मैं आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल तो आप ये देखिए कि एक ही लाइन पे आना चालू हो गया, यानी कोई भी आप dq ले रहे हो सभी के थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ रही है, या ऐसा बोले कि एक ही लाइन पे आ रही है। तो हमें करना क्या है, हमें तो पूरे के थ्रू निकालना है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि इसके थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, फिर इसके थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, फिर अगले वाले के थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, और फिर सबको जोड़ दीजिए। यस या नो, सबको जोड़ दीजिए, क्या जाएगा, नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। लेकिन कब तक जोड़ते रहेंगे यार, कब तक जोड़ते रहेंगे? तो इसके लिए तरीका निकाला गया कि जोड़ना मतलब प्रकार से देखा जाए तो इंटीग्रेशन ही होता है। तो हम ऐसे करते क्या है कि हम किसी एक के थ्रू निकालकर, किसी एक के थ्रू इस p पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालकर एंड उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो है पूरे के थ्रू आ जाएगा। क्लियर? यस। तो यहां पर ऐसे बार बार जोड़ने की जगह बेस्ट है कि एक के थ्रू, जैसे कि हमने एक के थ्रू निकाल लिया और निकाल के एंड उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ऑटोमेटिक पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्लियर? जब तक एक लाइन पे नहीं आएगा, और वेक्टर है, जब तक एक लाइन पर ना आए, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आप कैलकुलेट कर रहे हैं और एक लाइन पर ना आए तब तक आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते उसको। इधर रखिएगा। अगर यही क्या होता आपका स्केलर होता, जैसे पोटेंशियल वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें कोई जरूरत नहीं है, उसको रिजॉल्व करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। स्केलर क्वांटिटी कहाँ रिजॉल्व होता है, ठीक है। तो बात आ गई। तो यहां पर इन सभी के थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक लाइन पे आ रही है, इसलिए हम एक के थ्रू निकाल लिए हैं, एक के थ्रू, और एक एक वेरिएबल लेफ्ट में एक वेरिएबल, राइट में एक वेरिएबल कर लिए हैं। तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ऑटोमेटिक पूरे के थ्रू p पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। बोलो क्लियर है? यस, चलो बात समझ में आ गई। इसीलिए मैंने कहा कि अब जो है हम लोग क्या करेंगे
कि इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि सभी एलिमेंट्स के थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक लाइन पे आ रही है। ठीक, तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब वो देखिए डी के इज अ कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, यहां पर dx बाई एक्स स्क्वायर। अब जब ये dx है मतलब यह है कि अब हमको x की लिमिट रखनी पड़ेगी, x की लिमिट रखनी पड़ेगी। लिमिट कैसे रखते हैं? देखिए मैंने आपसे कहा था ना पहला और आखिरी छोड़ दीजिएगा। वो देखिए जब आप यहां पे हैं तो ये कितना है आपका x है, तो ये पहला एलिमेंट कहां हो सकता है? पहला एलिमेंट यहां हो सकता है। तो जब आप देखिए जब यहां पे है तो ये x है, तो पहला एलिमेंट यहां हो जाएगा। जब पहला एलिमेंट होगा तो ये x होगा। यस, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए? अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी? r है भाई, यहां पे लिया है ना आपने, तो ये x है कि नहीं है बताइए। तो पहला वाला कहां ले सकते थे आप? यहां ले सकते थे। जब पहला वाला यहां लेंगे मतलब यहां, ये मतलब यहां लेंगे तो यहां पे x कितना होगा? जो भी x होगा वो लोअर लिमिट कहलाएगा। ये देखिए x तो r हो जाएगा। तो यहां पर x की लोअर लिमिट मतलब स्टार्टिंग हो रही है r से। और अगर ध्यान दें तो ये आखिरी कहां ले सकते हैं? यहां पर। यहां लेंगे तो ये कहलाएगा आपका क्या चीज? ये कहलाएगा आपका, कहां गया ये यहां से लेकर ये वाला ऐसे कर दो ये, तो यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा? यहां से लेकर यहां तक ये हो जाएगा r प्लस एल, यानी इसकी एंडिंग हो जाएगी, यानी x की अपर लिमिट हो जाएगी r प्लस एल हो जाएगी। क्लियर? ओके, अब इंटीग्रेट कर दीजिए, ऐसा ले लीजिए। तो e इक्वल टू डी का इंटीग्रेशन e हो गया, dx का x तो डी का e नहीं हो जाएगा। यहां पर देखा जाए मैं इसको सिंपल r और r प्लस एल लिखता हूं, वही x की वैल्यू ही है। तो 1 dx बाई एक्स स्क्वायर, पहले x को ऊपर ले जाया जाता है तो x की पावर -2 और ये dx, तो यहाँ पे e इक्वल टू के लैम्डा x की पावर -2, तो वही x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1 r और ये r प्लस एल। ठीक, तो e इक्वल टू ये -1 इसको यहाँ लगा दीजिए, तो माइनस के लैम्डा -1 नीचे लाइए तो 1/x हो जाएगा, ये r और ये r प्लस एल। आप क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करेंगे, लिमिट रख देंगे। और क्या, जहां पे x है पहले वहां पर अपर लिमिट, तो e इक्वल टू माइनस के लैम्डा, x पर अपर लिमिट तो 1 अपॉन r प्लस एल, माइनस ऑफ x पे लोअर लिमिट तो 1/r। इस माइनस को एडजस्ट कर दीजिए तो e इक्वल टू आ जाएगा के लैम्डा, माइनस एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 1/r माइनस 1 अपॉन r प्लस एल। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इस प्रकार से अगर चार्ज क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, पॉइंट यहाँ पे है, तो चार्ज इस प्रकार से कर सकते हैं कि उसी लाइन पे मतलब जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो पॉइंट उसी पे उसके एक्सटेंडेड पार्ट पे हो। ठीक है, क्लियर है क्या? कॉपी करिए फिर आगे बात करते हैं। अभी और आगे लिखना है उसको। ठीक, तो यहां पर अब ध्यान देने वाली बात आ गई। देखिए यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भैया E आया कितना? जो E है वो आ गया के लैम्डा। क्या मैं एलसीएम ले सकता हूं? यस, r प्लस एलसीएम, तो यहां पर क्या आ जाएगा? r प्लस एल और माइनस ऑफ आई थिंक r से r कट गया, तो E इक्वल टू के क्यू एल अपॉन r प्लस एल। कुछ याद करिए, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल था, तो यहाँ पर लैम्डा एल दैट इज योर क्यू, तो आप चाहें तो E इक्वल टू के लैम्डा एल को आप इजीली लिख सकते हैं क्यू और ये r और r प्लस एल। तो क्या फॉर्मूला आपको याद रहेगा? कोशिश करें याद रहे, कोशिश करें कंसेप्ट तो याद रखने की कोशिश करिए कम से कम, है ना। देखिए अब कहानी में थोड़ा सा और बदलाव लाते हैं। सपोज करो मैं ये कह रहा हूं, एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ L इज लेस R, मतलब ये हुआ कि चार्ज जहां पे डिस्ट्रीब्यूट है उसकी लेंथ इसकी रेस्पेक्ट में अगर बहुत ही कम हो, इसकी रेस्पेक्ट में ये बहुत कम हो, इट मीन्स ये बिहेव करना चालू कर देगा एज अ पॉइंट चार्ज। यस, अब देखिए खेल कैसे पलटा जाएगा। देखिए ध्यान से, बोला गया है L इज लेस R, जो ही बोला इट मीन्स ये किसकी तरफ बिहेव करना चालू कर देगा? एज अ पॉइंट चार्ज। ठीक, आइए कहानी पकड़िएगा, बाकी तो आ ही जाएगा सामने आपको। देखिए तो यहां पर प्लीज समझिएगा, तो E इक्वल टू के क्यू बाई R, क्या मैं यहां से R कॉमन ले लूं अंदर वाला? तो यहां से अगर मैं R कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस L बाई R। ठीक,
आर 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 स्क्वायर, ये हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर 1 प्लस अप्रॉक्स 0, क्योंकि एल बाई आर, एल इज लेस आर, तो इसका मतलब ये है कि एल बाई आर लेस 1, इट मीन्स एल बाई आर अप्रॉक्स 0 आ जाएगा, तो 0। तो यहाँ पर जो ई है बेटे वो आ जाएगा आपका के क्यू बाई आर स्क्वायर, और मुझे ऐसा लगता है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपका ये फॉर्मूला आया था। क्लियर? ओके, आ गया। चलो, तो अब कहानी थोड़ी सी और। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर एक काम करते हैं, उसने क्वेश्चन कहीं देखा होगा बच्चे ने, बोले सर क्वेश्चन सेम है, मैं उससे कुछ चेंज नहीं कर रहा। मैंने कहा अच्छी बात है बेटा। बोले सर प्रॉब्लम बस ये है कि आपने जो ये आर यहां से यहां लिया था, क्वेश्चन में आर यहां से यहां दिया है। कोई बात नहीं बेटा, तब भी आ जाएगा। और क्या दिया था? अच्छा, लेंथ कितना दिया था? यहां से यहां था, एल ही दिया था, चलो एल ले लो, कुछ बुक्स में 2L लिखा रहता है। लैम्डा निकालते वक्त कोई फर्क नहीं, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, ठीक, पहला स्टेप। दूसरा, एलिमेंट आप यहां से यहां तक कहीं भी ले सकते थे, ले लो भैया, यहां ले लिया। ये कितना है dx, और ये यहां से यहां तक x, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर चार्ज कितना dq, इसमें कोई फर्क नहीं आया, तो dq इक्वल टू लैम्डा इंटू dx, कोई फर्क नहीं, ठीक, ठीक है ना। अब बताओ, यहां पर आपको मिल गया dq, ये p पॉइंट और ये डिस्टेंस x है, ये प्लस है। इसके थ्रू यहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसे आ गई, जिसको हम बोलते हैं dE। तो dE इक्वल टू के dq बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ भी कोई चेंज नहीं आएगा। dE इक्वल टू के, व्हाट इज dq, लैम्डा इंटू dx बाई क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कोई चेंज नहीं। फर्क कहाँ आया? फर्क आएगा लिमिट का, फर्क आएगा लिमिट का। वो देखिए, देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ ले लो, ये बताइए, आपने इस पूरे को L बोला है, तो ये मिड पॉइंट है ना, तो ये L/2 होगा। कुछ बुक्स में ये 2L होता है, तो ये L और L लिखा जाता है। ये जो है आपका L/2 और ये वाला L/2 हो गया। अब बताइए, पहला मेरे पास क्या आया था, पहला एलिमेंट आप यहाँ ले सकते हो, जब यहाँ लोगे तो ये जो x होगा वो इसकी लोअर लिमिट कहलाएगी। ये कितना होगा बताइए? अच्छा, ये कितना है r, ये कितना है r, और ये कितना है L/2। जब r में से L/2 माइनस करोगे तब तो ये आ जाएगा। ये से नो, आप देखो ना खुद यार, ये है। अगर कोई बोले कि भाई ये कितना बताइए? अच्छा, ये वाला r है, तो ये कितना होगा बताइए? अच्छा, ये r है, ये L/2 है, तो इसमें से इसको माइनस करिए वाला आ जाएगा, तो कितना आएगा? आई थिंक ये आएगा r माइनस L/2। यहां से कितना आएगा? ये r और ये L/2 ऐड हो जाएगा, तो r प्लस L/2 यहां से लेकर यहां तक आ जाएगा। तो इसमें से फर्क किसका आएगा? लोअर लिमिट अपर लिमिट का आएगा। तो भाई साहब यहाँ dE इक्वल टू क्या आ गया? k लैम्डा dx बाई एक्स स्क्वायर, और ये जो लिमिट है आपकी वो चेंज हो जाएगी, वो लोअर लिमिट आ जाएगी r माइनस L/2 से r प्लस L/2 हो जाएगी। dE बन जाएगा E, और ये k लैम्डा, ये वही है -1/x, अभी किया था ना। यहाँ पर r माइनस L/2 और ये r प्लस L/2, लिमिट्स डाल दीजिए। तो E इक्वल टू, माइनस को पहले बाहर कर लीजिए, माइनस k लैम्डा, जहाँ x वहाँ पे अपर लिमिट, तो r प्लस L/2, फिर माइनस, फिर जहाँ है वहाँ लोअर लिमिट डाल दीजिए r माइनस L/2। ये थोड़ा ऊपर लिख लीजिए, ठीक। अब क्या करेंगे? ले सॉल्व करेंगे, और क्या करेंगे? k लैम्डा, ठीक है, चार्ज को एडजस्ट कर लो तो आगे पीछे हो जाएंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन r माइनस L/2 माइनस 1 अपॉन r प्लस L/2। सॉल्व कर रहा हूं मैं। यहां पर तो E इक्वल टू k लैम्डा r माइनस L/2 r प्लस L/2, एलसीएम हो गया। r माइनस L/2 चला जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ ऊपर? r प्लस L/2, फिर माइनस, ये चला गया, क्या बचेगा यहाँ पर?
आर माइनस एल बाई टू, कट्टी पिट्टी करिए तो E इक्वल टू के लैम्डा, माइनस आर से कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, एल बाई टू एल हो जाएगा, अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी है यह, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ ही ऐसा आ गया, लैम्डा इंटू एल दैट इज योर क्यू, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 4, तो यह इंटेंसिटी ऑफ क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो सिर्फ फॉर्मेट फॉर्मूले का चेंज होगा, कंसेप्ट तो पूरा लिमिट्स चेंज हो गई, फॉर्मेट चेंज। बोले क्लियर है क्या? नहीं आया? इसको कॉपी कर लीजिए, तो पानी पी ले फिर बात करते हैं प्लीज। वन सेकेंड प्लीज, कॉपी कर लीजिए। क्लियर? चल देखिए हेडिंग यही है, देखिए बच्चों के यहाँ तक समझ में आ गई मेरी बात? अब क्वेश्चन आया, इधर देखिएगा, ध्यान देखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि डेरिवेशन से कंसेप्ट क्लियर होंगे, एकदम ध्यान दीजिएगा। बहुत से बच्चे डेरिवेशन नहीं करते हैं, नहीं देखा जाए तो भाई देखो सीधी सी बात है, कैसे डिराइव है उसी से कंसेप्ट निकल कर आता है, ठीक है। फर्स्ट राउंड तो करना चाहिए डेरिवेशन। देखो उन्होंने कहा कि क्वेश्चन है ऐसे, ठीक, यहां पर एक पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, यहां से इसकी डिस्टेंस आर है, यहां से ज्वाइन करिए, ये एंगल जो है नीचे वाला θ1 है, ऊपर वाला θ2, और यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ले लीजिए। उन्होंने कहा कि इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। अभी कैसे था? अभी जब क्वेश्चन कर रहे थे पिछला वाला उसमें ऐसे था, यहां पॉइंट था, अब क्या हो गया, अब ये ऐसे हो गया। देखा जाए पॉइंट जो है, जिसकी ज्वाइनिंग लाइन कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है, ये तो उसी के पैरेलल आ रही थी, ठीक। अच्छा, इस केस में समझने की कोशिश की जाए, कैसे किया जाएगा। ये सपोज करो वो, जब देखिए इसमें हमने क्या बोला था कि यहां से लेकर यहां तक कहीं भी एलिमेंट ले सकते हैं, dx लेंगे, वहां पर 4 dq निकालेंगे। इसमें ऐसा नहीं करा जाता। ऐसे हो तो जो लाइन होती है, या तो आप ऊपर लेंगे dq या तो नीचे लेंगे dq, ये आपकी मर्जी। सपोज करिए कि हमने जो है, एक बच्चे ने, मैं ऊपर ले लेता हूं, मेरा हाथ सेट है इसलिए मैं ऊपर लेता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, आप नीचे लेकर सॉल्व कर सकते हैं। एक बच्चे ने बोला कि सर एक मिनट, मैं जो है यहां पे लूंगा। मैंने कहा ले ले भाई, कहीं भी ले लो बेटा, ये तो ये बताना पड़ेगा कहां लिया है, यहां से कितना ऊपर। तो एक ने बोला कि सर y है, तो अपन y बोल देते हैं इसको, y और dy के ले लिया। तो यहां पे करना पड़ेगा, चार्ज निकालना पड़ेगा। चार्ज जब निकालेंगे dq, तो सीधी सी बात हो कितना आएगा, लैम्डा इंटू dy आएगा। क्या ये पॉइंट चार्ज है? यस। ये डिस्टेंस कितना है, r। तो अब आपको क्या मिल गया, अब आपको कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस जगह पर एक पॉइंट चार्ज मिल गया dq, और यहां पर एक पॉइंट मिल गया जहां पर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो यार जब पॉइंट चार्ज मिल चुका है और आपको डिस्टेंस मालूम हो जाए, तो कोई डिस्टेंस नहीं मालूम सकता, बताइए। ये अपन इसको क्या मान लें, x मत मानिए, z मान लीजिए। चलिए यहां से ये कितना है, अपना r है, और ये अपना y है, और ये कितना एंगल मान लीजिए कि थीटा एंगल पे लिया है। यहां से इसको ज्वाइंट कर दीजिए, तो कितने एंगल पे लिया है अपन ने, थीटा एंगल पे लिया है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, अब कंसेप्ट में पढ़िएगा। क्या आपको ये पॉइंट चार्ज मिल गया? यस। तो इसके थ्रू इस जगह पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, जिसको हम क्या बोलेंगे, डीई बोलेंगे। तो बताइए डीई क्या होगा, वो आएगा k, और ये आएगा डी क्यू बाई आर स्क्वायर, आर के नाम पर ये पूरी लेंथ आ जाएगी, तो ये आ जाएगा z स्क्वायर। ठीक, तरीका पुराना ही वही,
पहले ये देखिए लेफ्ट और राइट में कितने वेरिएबल्स हैं। भाई साहब इधर तो एक है, इधर दो है। अब खेल समझिए, आपके यहां सब थीटा थीटा दिया हुआ है, तो हम जो डी क्यू है उसको जेड में या जेड को क्यू में नहीं चेंज करेंगे, बल्कि डी क्यू और जेड दोनों को हम थीटा के टर्म्स में ले जाएंगे। कैसे ले जाते हैं आप उसको समझो, क्योंकि मुझे थीटा की लिमिट्स मालूम है। आराम से पहले देखो, पहले मुझे एक बात बताओ कि व्हाट इज डी क्यू। आई थिंक डी क्यू इज योर क्या है, लैम्डा इंटू डी वाई होल अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक, अब खेल समझो कैसे चेंज करा जाता है, वो देखो कैसे चेंज होगा पूरा थीटा टर्म्स में। ध्यान देना, इसी ट्रायंगल में आ जाओ। ये बताओ, देखो कि मैं यहां से काम करता हूं, मैं tan थीटा इक्वल टू पूछता हूं कि y बाई आर क्या होगा। tan से होगा क्या, तो आपने कहा y बाई आर। अब क्यों मैं सोचा सब बता रहा हूं, सुनिए। आपको y को चेंज करना है, r तो एक कांस्टेंट है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, y को चेंज करना है थीटा के टर्म्स में। यानी आपके पास ऐसा रिलेशन हो जिसमें y हो, थीटा हो और बाकी सब कांस्टेंट हो, तो tan ही बेस्ट है। ठीक, अब बताओ, तो यहां से y इक्वल टू आएगा r और tan थीटा। अगर मैं यहां पर ध्यान दीजिएगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा कर दो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आई थिंक डी वाई बाई डी थीटा। ये r कांस्टेंट बाहर कर दिया और ये आ गया tan थीटा। तो भाई साहब ये जो डी वाई बाई डी थीटा है, मेरे हिसाब से r tan थीटा का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर है क्या। यहां पर देखा जाए तो डी वाई इक्वल टू क्या, डी वाई इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आराम फटाफट देखिए, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो डी वाई को देखिए, डी वाई की वैल्यू को पूरे थीटा टर्म्स आ गए, मैं चेंज कर दूंगा। दूसरा बचा कौन, जेड। अब देखो फिर ये चलो, अगर इस ट्रायंगल में जाए जेड चेंज करना है, थीटा लाना है, ये तो क्या मिलेगा, कॉस। कॉस बेस्ट है, देखो तो अब कॉस थीटा इक्वल टू होगा आर बाई जेड। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, जो बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये बताइए जेड इक्वल टू क्या होगा, जेड इक्वल टू होगा, जेड इधर आर बाई कॉस थीटा। अब बताइए डीई क्या होगा, अब बताइए डीई क्या होगा। अब डीई की जो वैल्यू है वो देखिए के लैम्डा, जो डी वाई है उसको आप लिख सकते हैं आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। जहां पे डी वाई है वहां पे आप लिख सकते हैं आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। जेड लिखा है जहां पे, वहां पे लिख सकते हैं आर बाई कॉस थीटा, जो कि जेड का स्क्वायर है, तो आपको भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। डी इक्वल टू कॉस स्क्वायर जाएगा ऊपर, तो के लैम्डा ये आर है और ये सेक स्क्वायर थीटा है डी थीटा, कॉस ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर तो स्क्वायर ले जाएंगे ना, कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन आर स्क्वायर। भाई साहब एक बात बताइएगा, एक आर से आर कैंसिल हो गया, के लैम्डा बाई आर, सेक स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, क्यों भाई, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। तो ये बताओ सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। जो बायो बच्चों भी ध्यान देंगे, क्रॉस कर दो, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 नहीं हो जाएगा। तो ये इसे कट गया, तो यहाँ पर एक आर स्क्वायर से एक आर कट गया, ये बचेगा एक डी थीटा। बोलो क्लियर है, ये तो मिटा दो। अब आ गया, अब बताओ क्या डीई की वैल्यू एक वेरिएबल, थीटा एक वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट है। याद रखिएगा, दिमाग बैठा लिया, ऐसे जब भी आएगा कंसेप्ट हम बहुत जगह बैठाएंगे ऐसा। अब ये आया कि भाई लेफ्ट और राइट में एक एक वेरिएबल मिल गए, तो क्या इंटीग्रेट कर दिया जाए, नहीं, रुके शबर। हमने कहा था ये देख लो जो क्वांटिटी आप निकाल रहे हो वो है क्या चीज, स्केलर है कि वेक्टर है। अगर वो फिजिकल क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर है, तो आपको सबर करना पड़ेगा थोड़ा सा। आप नोटिस करो, आपने यहां पर एलिमेंट लिया था डी क्यू, जो कहा गया, जो यहां पे एलिमेंट लिया था डी क्यू, उसके थ्रू इंटेंसिटी ऐसे आ रही है, तो उसके थ्रू जो इंटेंसिटी है वो ऐसे आ रही है। बोलो हाँ है ना। भाई साहब एक बात बताइए, अगर आप इस डी क्यू की पोजीशन को चेंज करते हैं, जो यहां पर डी क्यू आएगा उसके थ्रू अगर इंटेंसिटी बोले तो कैसा होगा, कुछ ऐसा आएगा। यहां पर जो डी क्यू होगा उसके थ्रू इंटेंसिटी ऐसा आएगा। जितने भी डी क्यू हैं सभी के थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो आप यहां पर एक एक वेरिएबल मिलने के बाद भी इंटीग्रेट नहीं कर सकते।
आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा। क्यों रिजॉल्व करना पड़ेगा वो देखिए भाई, जो ये वाला है, ये जो इसके थ्रू जो इंटेंसिटी आई उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा एक इधर होगा। जो यहां पर है उसके थ्रू जो आया है डी, उसके थ्रू दो कंपोनेंट कैसे होंगे, ऐसे होंगे ऐसे होंगे। आप नोटिस करें जितने भी होंगे दो कंपोनेंट ऐसे ऐसे आएंगे, जो ऐसे जा रहा होगा उसके ऐसे ऐसे आएंगे। तो इस P पॉइंट पर अगर आप सभी को रिजॉल्व कर चेक करें, रिजॉल्व कर कर, तो ऐसे 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 कुछ आ रहा होगा, और यहां पर ऐसे ऐसे कुछ ऊपर और कुछ नीचे आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, हम जो है इसको एक साथ क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे, क्योंकि ये कहां पे आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल एक लाइन पे आ रही है। हमने कहा था देखो, और यहां पर कुछ ऊपर एक नीचे, तो लाइन पे तो आ रही है ना, लाइन पे तो आ रही है। तो आप इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, इट मींस इसको अलग जोड़ देंगे, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसके बाद इसको अलग जोड़ देंगे, तब क्या आ जाएगा, दो इसका जो नेट आएगा उसके दो जो नेट आएगा उसके दो कंपोनेंट्स, एक इधर वाले इधर और इधर वाले मिल जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है, ओके क्लियर। तो अब आप बात को समझते हैं। तो यहां पर देखिए, जो आपको ये जो आपको dq मिला था, ये लिया था जो आपने, उसके थ्रू जो इंटेंसिटी आई थी dE, वो ये रहा थीटा, ध्यान दीजिएगा, और ये थीटा है। इसके दो कंपोनेंट्स कर देंगे, समझ में आ रही बात ना। यहां पर जो है एक ऐसे आएगा जिसको आप क्या बोलेंगे, dE cos थीटा, एक ऐसे आएगा जिसको dE sin थीटा। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये सब पूरे ऐड हो जाएंगे, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाले पूरे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसे पहले कॉपी करिए, फिर आगे कहानी आती है, फिर आगे कहानी आती है। पैसे कॉपी करिए प्लीज, प्लीज कॉपी करें। मैं पानी को तब तक हो गया। आइए, इसी को है लिख रहा, ठीक। आइए, अगर आप नोटिस करें तो जो ये dE cos थीटा वाला है, ये इसके परपेंडिकुलर जा रहा है। तो मैं इसको ऐसा बोल देता हूं, समझिएगा बात को। जो ये वाला है जिसको आप बोल रहे हैं dE cos थीटा, जिसको ऐसे में है, अपन dE इसको परपेंडिकुलर, इस वायर के ऐसे है तो परपेंडिकुलर नाम देते हैं इसको। dEx भी दे सकते हैं, dEy दे सकते हैं, जो मर्जी का आप दे सकते हैं, है ना। अब समझो, तो यहां पर आप dE परपेंडिकुलर निकालने वाले हैं, जो कि है dE cos थीटा, ठीक। और जो ये वाला चीज़ है, जो देखिए ना इधर dE sin थीटा वाला है, इसको हम एक नाम दे देते हैं, जो कि ये वायर के पैरेलल आ रहा है, ऐसे पैरेलल है, तो कुछ में dEx dEy लोग दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको नाम दो अच्छा लगे वो दे दीजिए। मैं उसको यहाँ लिख रहा हूँ। तो dE जो पैरेलल है वो आएगा dE sin थीटा, ठीक। आप समझिए, यहाँ पर समझिए। आप नोटिस करिए, मैं लिमिट्स लगाऊंगा किसकी, थीटा की, कैसे वो देखिए। आप नोटिस करिए कि आपने यहाँ लिया था, इसको थीटा बोला था, ये कौन सा वाइज था, ये क्लॉकवाइज था। तो आपका ये ए वाला जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, ऐसे, तो कितना एंगल होगा, ये जो कि थीटा 2 है। तो इसका वाइज, ये भी क्लॉक है ये भी क्लॉक है, तो ये पॉजिटिव में लिखा जाएगा। अगर इसको यहाँ से मिलाए, एंगल यहीं से लेना है, इसी लाइन से ही, ठीक है। तो ये कितना है, थीटा 1 है। बट आप देखें तो इसका जो वाइज है, इसका वाइज कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, इसके अपोजिट। तो ये किस में लिखी जाएगी, माइनस में लिखी जाएगी। भाई ये कौन सा वाइज, क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉक है, तो ये पॉजिटिव लिखी जाएगी। और ये जो नीचे वाला है, ये देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज है, बट ये क्लॉकवाइज है, तो ये इसके अपोजिट है, तो ये माइनस में लिखी जाएगी। तो जो लिमिट्स की बात करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, तो थीटा की लिमिट लिखी जाएगी माइनस और थीटा 1 से, और ये प्लस और थीटा 2। सेम टू सेम यहाँ भी वही कंसेप्ट लगाएंगे।
थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा 1 से प्लस ऑफ थीटा 2। पहले पढ़ के बात आई। यहां पर डी ई ए परपेंडिकुलर, तो ई परपेंडिकुलर जो हो जाएगा, डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे थी ना, के लैम्डा बाई आर, ये वाली, बोलो क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा के लैम्डा बाई आर और डी थीटा और कॉस ए रहा, तो कॉस थीटा डी थीटा, इसको मैं इसलिए दूँ माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2। तो ई परपेंडिकुलर के लैम्डा बाई आर, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन यार, ठीक है। तो कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा माइनस और थीटा 1 से प्लस थीटा 2। तो ये कितना आ गया, के लैम्डा बाई आर, यहाँ पर साइन थीटा 2 ठीक है, साइन थीटा 2 अपर लिमिट, जहाँ थीटा वहाँ थीटा 2 अपर लिमिट, फिर माइनस लगाएंगे, फिर साइन जहाँ पे थीटा वहाँ पे लोअर लिमिट, तो माइनस और थीटा 1। तो यहाँ पर ई परपेंडिकुलर जो है आपका के लैम्डा बाई आर, देखिए साइन थीटा 2, साइन के साथ अगर माइनस लगाओ तो माइनस बाहर आ जाता है, तो वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस ही प्लस हो जाएगा साइन थीटा 1। तो यहाँ पर ई परपेंडिकुलर आ गया के लैम्डा बाई आर, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, प्लस है तो कोई दिक्कत तो नहीं आगे पीछे लिखने से, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, वही सेम ई पैरेलल, इसकी वैल्यू वही रखिए, के लैम्डा बाई आर, डी थीटा है पीछे लगा दीजिएगा उसको, ये माइनस और थीटा 1 से प्लस और थीटा 2, ठीक है। आइए यहाँ पर देखा जाए ई पैरेलल, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो वाला माइनस ये रहा, के लैम्डा बाई आर बाहर है और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस और थीटा 1 से प्लस और थीटा 2, ठीक है। ध्यान से पकड़िए क्वेश्चन को, एकदम ध्यान से, ई पैरेलल, ठीक है, माइनस ऑफ के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा वहाँ पे अपर लिमिट कॉस थीटा 2, फिर माइनस ऑफ कॉस माइनस और थीटा 1, ई पैरेलल क्या जाएगा, माइनस के बाई, कॉस में अगर माइनस है तो माइनस बाहर नहीं आता, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये माइनस तो माइनस रहेगा, ये माइनस बाहर आया नहीं तो वैसे कैसे रहेगा, चाहे तो इस माइनस को एडजस्ट कर दीजिए, ये बाहर जो आया था ना साइन का जो माइनस कॉस आया था, तो ई पैरेलल, तो ये आ जाएगा के लैम्डा बाई आर, माइनस को एडजस्ट करिए तो माइनस यहाँ प्लस, तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो आप नोटिस करने वाली बात क्या है वो देखिए, इसके थ्रू इस पी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा, बोलो क्लियर है क्या, यस या नो, हो गया, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको कॉपी करिए, फिर अपन 5 मिनट के बाद 10 मिनट ले लीजिए, चलिए 10 मिनट के बाद इसके अलग अलग केसेस याद करते हैं, वही तो हमें याद करना है, ठीक है। 10 मिनट का इंटरवल, सिर्फ 10 मिनट।